आज से तकरीबन 4000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, जो एक नगरीय सभ्यता थी, वो प्राकृतिक कारणों के चलते लुप्त हो गई। उसके पश्चात इस भूमि पर आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ पर वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। भारत में सभ्यताओं के इतिहास का लेखन कुछ इसी क्रम में हुआ है, लेकिन बहुतांश लोगों का मानना है कि इतिहास को गलत ढंग से लिखा गया है। उनका दावा है कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वे यहीं के मूल निवासी थे और उनके द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। उनका ये भी मानना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों भिन्न सभ्यताएं नहीं, बल्कि एक ही सभ्यता थी, जिसे अंग्रेज इतिहासकारों ने भिन्न बताया और अपने उपनिवेशवाद नीति को सही ठहराने के लिए उन्होंने आर्य द्रविड़ की झूठी कहानी को गढ़ा और हमें आपस में लड़वाने की कोशिश की। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में अंग्रेज इतिहासकारों ने गलत इतिहास को लिखा? क्या आर्य बाहर से नहीं आए थे? क्या वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता एक ही सभ्यता थी, या फिर ये सब लोगों की गलतफहमियां है? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तथ्यों के आधार पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वैदिक सभ्यता के बारे में एक बात सबको अच्छे से पता है कि वैदिक सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। वे श्रुति और स्मृति के माध्यम से अपने ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया करते थे। इस प्रक्रिया में वे जिस भाषा का माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते थे, आज वही भाषा उनके पहचान का मुख्य साधन है। तो चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भाषाविद फिलिप्पो ससेट्टी और 18वीं शताब्दी के सर विलियम जोन्स ने ग्रीक, लैटिन, जर्मन, इंग्लिश, फारसी, संस्कृत और अन्य कुछ यूरोपीय भाषाओं का गहराई से अध्ययन करके ये पाया कि इन सभी भाषाओं में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। ये समानताएं रोज़मर्रा की चीज़ों के नाम, सगे संबंधी, पालतू जानवर और सामान्य क्रियाओं में काम आने वाले शब्दों के साथ साथ व्याकरण में भी पाई जाती है। जैसे कि माँ को संस्कृत में मातृ कहा जाता है, वैसे ही लैटिन में मातेर, प्राचीन यूनानी में मैतेर, जर्मन में मूटर और इंग्लिश में मदर कहा जाता है। उसी प्रकार से पिता को संस्कृत में पितृ, लैटिन में पातेर, यूनानी में पातेर, जर्मन में फाटर और इंग्लिश में फादर कहा जाता है। इसी प्रकार से और भी कई सारे शब्द हैं जिनमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती है। इस समानता को देखते हुए भाषाविदों ने अनुमान लगाया कि ये सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार का हिस्सा है, जिस परिवार को उन्होंने हिंद यूरोपीय भाषा परिवार का नाम दिया। इसका और गहराई से अध्ययन करने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वालों के पूर्वज अतीत में कभी न कभी एक ही कुल परिवार के सदस्य रहे होंगे और उस वक्त वे आदिम हिंद यूरोपीय भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। इतिहासकारों ने उस कुल परिवार के सदस्यों को भाषिक आधार पर आर्य कहकर संबोधित किया। आदिम हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वाले आर्य वही लोग थे जिन्होंने आगे चल के विभिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया और अपनी भाषा को विभिन्न रूपों में विकसित किया। मतलब साफ है कि हिंद यूरोपीय भाषा बोलने वालों ने निश्चित रूप से स्थानांतरण किया। अब भारत की बात करें तो ये स्थानांतरण बाहर से भारत की तरफ हुआ या भारत से बाहर की तरफ हुआ, इस बात को लेकर विवाद हो जाता है, लेकिन इतिहासकारों के पास इस सवाल का भी जवाब मौजूद है। आर्यों के आद्य ग्रंथ ऋग्वेद में स्थानांतरण का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, लेकिन एक बात का पता स्पष्ट रूप से चलता है कि आर्य अपने शुरुआती दिनों में भारत के केवल पश्चिमोत्तर क्षेत्र अर्थात सप्त सिंधु प्रदेश से ही परिचित थे। पूर्वी भारत की उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में आज के अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली 25 नदियों का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदी का केवल एक ही बार उल्लेख मिलता है। मतलब ऋग्वेद काल के शुरुआती दौर में आर्य गंगा नदी से ज्यादा परिचित नहीं थे। बाद में उत्तर वैदिक काल के दौरान वे धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़े और फिर वे समूचे उत्तर भारत से परिचित हो गए। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों ने पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ धीरे धीरे इस भूमि पर नियंत्रण किया था। अगर वे यही के मूल निवासी होते तो भारत के संपूर्ण भूमि से शुरू से परिचित होते, लेकिन ऐसा नहीं था। इसी तथ्य को और बल देता है आर्यों का प्रमुख पशु घोड़ा। घोड़ा अर्थात अश्व वैदिक सभ्यता में आर्यों का प्रमुख पशु था। घोड़ा लंबे सफर को कम समय में काटने वाला और युद्ध में काम आने वाला महत्वपूर्ण पशु माना जाता है। ऋग्वेद में भी अश्व का उल्लेख प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि वैदिक सभ्यता के इस प्रमुख पशु के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग बहुत ही कम जानते थे। सिंधु सभ्यता के समूचे उत्खनन में सूरकोटड़ा में अल्प मात्रा में पाए गए साक्ष्यों को छोड़कर अन्य किसी भी जगह पर घोड़े के प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि उनकी मोहरों पर कई सारे जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं, लेकिन घोड़े जैसे महत्वपूर्ण जानवर का एक भी चित्र नहीं दिखाई देता। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारतीय उपमहाद्वीप पर घोड़ों की मौजूदगी ना के बराबर थी। उनकी यहाँ पर बड़ी मात्रा में मौजूदगी हमें उसी समय पर नजर आने लगती है जिस समय को हम आर्यों के आगमन का समय मानते हैं। मतलब वो आर्य ही थे जो घोड़ों को यहाँ पर लेकर आए थे। घोड़ों की मदद के सिवा आर्यों का एशिया और यूरोप के सुदूर कोनों तक फैलना संभव ही नहीं था। तो अब हिंद यूरोपीय भाषा का आधार ऋग्वेद के वर्णन और घोड़ों की मौजूदगी से यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य बाहर से ही भारत आए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इनका नगर नियोजन और जल व्यवस्थापन समकालीन दुनिया में सबसे अद्भुत था। कृषि के साथ साथ ये लोग उद्योग और व्यापार में ज्यादा सक्रिय दिखाई देते थे। इनका मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। उनकी सड़कें, मकान, नालियां, कुएं, स्नान गृह और संरक्षक दीवारें पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी, लेकिन उन्हें लोहे की जानकारी नहीं थी क्योंकि उनकी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तांबे और कांसे से बने उनके सीधे साधे औजारों को देखकर हमें पता चलता है कि ये लोग आक्रामक नहीं बल्कि शांति प्रिय लोग थे। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता की तरफ देखते हैं तो उनके घोड़े और युद्ध से जुड़े हथियारों को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वो लोग आक्रामक और लड़ाकू स्वभाव के थे। ऋग्वेद में किए गए दशराजन युद्ध का वर्णन और पुरों को ध्वस्त करने वाले इंद्र के वर्णन से हम उनकी योद्धा प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकते हैं। वैदिक सभ्यता के लोग मुख्य रूप से पशुपालन और कृषि के माध्यम से ग्रामीण जिंदगी को जीते थे। उनके मकान लकड़ी और मिट्टी से बने हुए होते थे क्योंकि उन्हें ईंटों का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नगर बसाने की तकनीक, उनका लिपि का ज्ञान, उनका उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार, इनमें से एक भी विशेषता हमें वैदिक सभ्यता के लोगों में नहीं दिखाई देती। तो अब आप ही बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता एक कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।